हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी उनको यहाँ पे देखेंगे और जो कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको मैं यहाँ बता दूंगा। डेली बेसिस पे ये क्लास चलती रहेगी, तो आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो चलते चलते पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या है, ठीक है। अभी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो उसकी थीम पूछी जा रही है कि पृथ्वी दिवस जो 2023 में मनाया गया उसकी थीम क्या है, ठीक है। तो ये 22 अप्रैल को मनाया जा चुका है। तो इसकी थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर और कुछ दिवस की थीम की बात करें तो जैसे कि वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे उसकी थीम है क्लोज द केयर गैप, ठीक है। ये देखिए, क्लोज द केयर गैप वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है और ये वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार 2022 में, 2023 में और 2024 में सेम थीम यही रहेगी, क्लोज द केयर गैप, ठीक है। 2022, 23, 24 तीनों में ये सेम थीम रहेगी। अगर वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की बात करें तो 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की बात करें तो वो भी 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे भी मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की थीम की बात करें तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ इसकी थीम थी। और वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे की बात करें तो विद अस नॉट फॉर अस इसकी थीम थी, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है तो 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है 24 अप्रैल, तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा 24 अप्रैल को, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, ठीक है। वर्ष 2023 का, तो इसका सही जवाब है आशा भोसले जी को, ठीक है। आशा भोसले जी को ये पुरस्कार दिया गया है। दिया जाएगा, अभी कल दिया जाएगा, सॉरी, आज 24 तारीख को दिया जाएगा, ठीक है। अभी दिया नहीं गया, मतलब उन्हीं को दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी पहले। अगर ये दूसरी हैं जो लता दीनानाथ पुरस्कार इनको मिल रहा है, इससे पहले प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं इनको पहला ये पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार इनको पुरस्कार ये दिया जा चुका है सन 2022 में, ठीक है। और इस पुरस्कार की शुरुआत भी सन 2022 में हुई थी और प्रथम पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, ठीक है। और देखिए 24 अप्रैल को ही क्यों दिया जाएगा, क्योंकि 24 अप्रैल को लता जी के जो पिता हैं दीनानाथ मंगेशकर जी, उनका जन्म दिवस होता है, इसलिए 24 अप्रैल को ही लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ट्राइफेड का गठन कब किया गया था इसको बताना है। ट्राइफेड जो होता है, ठीक है, ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसे कहते हैं, ठीक है। ये जो ट्राइबल हैं, जनजाति इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में रह रही है, तो जनजाति के सहयोग में उनको आगे बढ़ाने के लिए ट्राइफेड काम करता है, ठीक है। उनके डेवलपमेंट यानी विकास में ट्राइफेड काम करता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी 1987। ये देखिए, इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा, ठीक है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है उसके जो मंत्री हैं वो इस ट्राइफेड के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स में या फिर हर कहीं भी, तो 9वीं अनुसूची चर्चा में इस समय थी, ठीक है। तो 9वीं अनुसूची क्यों चर्चा में थी, तो इस पर मैं बता देता हूँ कि 9वीं अनुसूची जो छत्तीसगढ़ के सीएम जी हैं, ठीक है, जो भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के सीएम, ठीक है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अभी एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आप जो कोटा है 76% बढ़ा, जैसे कि जो आरक्षण का कोटा हमारे यहाँ है छत्तीसगढ़ में, उसे 76% तक बढ़ा के हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए, ये काम मत करिए, मतलब रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे इस आवेदन को 9वीं अनुसूची में डलवा दीजिए। और ये 9वीं अनुसूची में क्यों डलवाने के लिए बात कर रहे थे, तो देखिए 1951 के पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ये यूपीएससी पूछा जा चुका है। पहले संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। क्योंकि अब आपको पता होगा अभी तक 8 अनुसूची ही थी
लेकिन 1951 में जब पहला संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और अभी प्रेजेंट टाइम में आपको 12 अनुसूचियाँ टोटल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इससे संबंधित आइए एक प्रश्न भी देख लेते हैं यहाँ पे। भारत के ये तो समझ में आ गया होगा कि क्यों चर्चा में थे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल जी, वो प्राइम मिनिस्टर जी को लेटर लिखे हैं कि हमारा जो 76% का कोटा है आरक्षण का, उसे आप 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए। ठीक है, ये एक राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि अभी 2024 में वहाँ पे चुनाव होने वाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। तो अगर अनुसूची की बात करें तो उससे 9वीं अनुसूची की उससे संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं छोटा सा। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, क्या ये सही है? तो ये सही है, डाल सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अगला कथन है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं दिया जा सकता है, क्या ये सही है? तो ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? केवल एक। ठीक है, इसका सही जवाब केवल एक होगा। और ये क्यों गलत है इसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए 2007 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, IR कोएल्लो बनाम तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु सरकार और IR कोएल्लो के साथ आया था ये मामला। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती वाद था, ठीक है, उसके जो निर्णय की तिथि थी, उस समय जो 9वीं अनुसूची में, ठीक है, विधि जो 9वीं अनुसूची में डाल दिए गए थे, तो वहाँ तक वो मान्य होंगे। ठीक है, उनका कोई न्यायिक समीक्षा नहीं किया जाएगा। लेकिन जो एक मिनट, लेकिन वहाँ पे ये भी कहा गया कि आपको यानी कि संसद को, ठीक है, 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून को डालने का अधिकार तो है, लेकिन ठीक है, ये न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर आर्टिकल 21, 14 और 19 में जो प्रावधान दिए गए हैं, अगर उसमें कोई छेड़छाड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकती है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। आपका अगला न्यूज है कि मिशन जो PSLV C55 है वो क्यों चर्चा में है। ठीक है, तो अभी हाल ही में, ठीक है, अभी इसरो ने क्या किया, सक्सेसफुली लॉन्च किया PSLV C55 को। ठीक है, जो इसरो जो सिंगापुर के 2 सैटेलाइट को ले जाएगा और 7 देसी पेलोड को ले जाएगा, यानी भारत के कुछ पेलोड्स हैं सैटेलाइट टाइप के, उनको भी ले जाएगा। ठीक है, और 2 सिंगापुर की सैटेलाइट इसके साथ जाएंगी। इस मिशन को PSLV C55 या टेलियोस, ठीक है, 2 मिशन नाम दिया गया है। ठीक है, टेलियोस क्या है? ये एक ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है सिंगापुर की, उसको लेके जा रहा है मिशन जो PSLV C55 रॉकेट, जो इसी का नाम है C55 रॉकेट। ठीक है, यही लेके मिशन जा रहा है टेलियोस 2 को। ठीक है, ये सिंगापुर की सैटेलाइट है, तो ये ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। मिशन PSLV C55 चर्चा में था। ठीक है, अभी एक जनसंहार हुआ था। ठीक है, करीब 230 लोगों को मार दिया गया था। तो वो जो लोग थे वो अम्हारा जनजाति से संबंध रखते थे। अगर आपसे पूछेगा कि अम्हारा जनजाति किस देश से संबंधित है, तो ये आपको बताना है कि ये इथियोपिया देश से संबंधित है। और इथियोपिया क्या कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पड़ेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ये सुंदर भारत है और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसको जूम करेंगे तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट और यहाँ पे पड़ेगा एथियोपिया। ठीक है, एथियोपिया का बॉर्डर जो रेड सी से नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एथियोपिया, तो एथियोपिया की जो अम्हारा जनजाति है वो एथियोपिया की है, जहाँ पे 230 लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, आपकी अगली न्यूज है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एशिया की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी कौन बना है, ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका होगा वाराणसी। वाराणसी एशिया की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बन गई है, इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आज की करंट अफेयर्स में इतना ही। ठीक है, और बाकी मैं नेक्स्ट करंट अफेयर की जो वीडियो होगी उसको भी लाऊंगा और उसमें भी रिवीजन कराऊंगा, कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप इसको वाराणसी को याद रखेंगे कि सांस्कृतिक राजधानी बनी है एशिया की, और आप अम्हारा जनजाति को भी याद रखेंगे कि ये एथियोपिया से संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू, नमस्कार।